नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सेकंड थिंग, जिन लोगों को भी पीडीएफ नोट्स चाहिए थे, मैंने पहले ही बोला था कि पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो ये बात रही। अब हम लोग जो देख रहे थे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स देख रहे थे एथिक्स में, है ना। और ये मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड, उसमें हमने कल तक कहां तक देखा था वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये चार्ट देख लेते हैं। कल हमने ये देखो वर्चुअल एथिक्स कल हमने फिनिश कर लिया था, सोक्रेटिस के बारे में, प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। ये चाइनीज थिंकर है, मैंने कहा था अपन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम ध्यान रखो तो रख देना। चार्ट अगर आता है उसके बारे में, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में, तो आपको वो पूरा कंप्लीट चार्ट बनाना है, उसमें ये भी आएंगे। ठीक है, तो आज हम टीलियोलॉजिकल जो एथिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिओन्टोलॉजिकल और एक थोड़ा सा पार्ट है ना एग्जिस्टेंशियलिज्म का है, तो उस पार्ट को भी हम लोग देख लेंगे। तो इसमें डिओन्टोलॉजिकल में हम लोग इमैनुअल कांट को देखेंगे और इंट्यूशनिज्म को देखेंगे, और भगवत गीता वाला चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, टीलियोलॉजिकल एथिक्स। अब इसमें टीलियोलॉजिकल एथिक्स या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी इसको बोलते हैं। इसमें जो अलग अलग डिविजन हैं उसमें सबसे पहले आता है इगोइज्म, स्वार्थवाद। अब स्वार्थवाद में भी देखो, सबसे पहले जो स्कॉलर आते हैं थॉमस हॉब्स आते हैं। थॉमस हॉब्स, आपको पता होगा अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो जिस दिन पॉलिटी शुरू करते हैं ना, उस दिन सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताया जाता है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है इसके डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे, पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो किसकी दी हुई है, हॉब्स की दी हुई है ना। हॉब्स, रूसो, लॉक, इन तीनों की बनाई हुई कॉमन सी थ्योरी है वो। तो अब देखो, जो थॉब्स हैं, ये थॉमस हॉब्स हैं, ये एथिक्स में क्या रोल है इनका। वैसे तो ये देखो पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड है, पर एथिक्स से इन्होंने इगोइज्म के बारे में कुछ बातें बोली है जो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ये क्या कह रहे हैं, दोज एक्ट्स आर एथिकल विच फुलफिल सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने पहले भी जो बात पढ़ी थी, क्या ये हेडोनिज्म जैसा, सुखवाद जैसा नहीं लग रहा है, तो फुलफिल कर रहा है जो सेल्फ इंटरेस्ट, वही इन्होंने एथिकल एक्ट माना है, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसको साइकोलॉजिकल और एथिकल इगोइज्म को। अब ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड तो स्वार्थवाद भी सुखवाद से ही है, हेडोनिज्म से ही है, पर इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो वो हमको वैसे जानना नहीं है, मतलब लिखने के लिए नहीं जानना है, पर मैं आपको बता दूं, हेडोनिज्म सुखवाद है, और इगोइज्म जो है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि सुखवाद के साथ में इगोइज्म बात करता है सोशल ऑर्डर की। थॉमस हॉब्स जब कह रहे हैं कि आपको साइकोलॉजिकल इगोइज्म, एथिकल इगोइज्म ये चाहिए, ठीक है, तो आपको इसके साथ साथ सोशल ऑर्डर भी चाहिए, जो इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बात की है। ठीक है, पर वो हमारे लिए लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ये साइकोलॉजिकल और एथिकल इगोइज्म में क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, साइकोलॉजिकल इगोइज्म में क्या कह रहे हैं, ईच इंडिविजुअल इज सेल्फिश बाय बर्थ, है ना। बाय बर्थ सब सेल्फिश है, और उस इंसान को क्या चाहिए, उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए। और एथिकल इगोइज्म में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट अगर फुलफिल करना है तो इस एक्ट को एथिकल माना जाएगा। फिर इसके बाद में ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मोरालिटी डेवलप होती है, एक इंसान मान लो आज इस स्टेज पे है, कल को ये स्टेज पे जाएगा, तो ये मोरालिटी का डेवलपमेंट जब होगा तो सेल्फ इंटरेस्ट जो होंगे इंसान के वो बदलते जाएंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे सेल्फ इंटरेस्ट बदलेंगे वो देखते हैं। देखो, जैसे व्हेन मोरालिटी जब लो होगी तो मीनिंग इसका जो होगा सेल्फ इंटरेस्ट का वो नैरो होगा, जब मोरालिटी हाई हो जाएगी तो इसका मीनिंग जो होगा वो ब्रॉडर हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बच्चों का इंटरेस्ट ही सेल्फ इंटरेस्ट मान लेते हैं वो। ठीक है, बच्चों बच्चा अगर खुश है तो वो खुश है, बच्चा उदास है तो वो लोग उदास हैं, ये मतलब लेवल हो जाता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट का। पर जब एक बहुत महान आदमी होता है सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी को अपना सेल्फ इंटरेस्ट मान लेता है, वो सोसाइटी के लिए ही वो काम करने लग जाता है। जैसे कि आपको पता है, जो लोग फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो ऊपर के लेवल की मोरालिटी पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए कंट्री का इंटरेस्ट प्रथम आता है, बाद में सोसाइटी का, बाद में सेल्फ इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये लेवल्स ऑफ मोरालिटी हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोरालिटी ब्रॉडर होती जाएगी। फिर हॉब्स क्या कहते हैं, इनिशियली लेवल ऑफ मोरालिटी बहुत कम था, है ना, वाज वेरी लो, बिकॉज देयर वाज कंडीशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनार्की, है ना। एनार्की की स्टेट में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेट में मोरालिटी हमेशा लो रहेगी, और इसको हॉब्स ने कहा है ओरिजिनल पोजीशन। ये आपको याद रखना है, क्या है ओरिजिनल पोजीशन, 2 मार्क्स में ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर देखो आप, तो इन्होंने कहा टू रिजॉल्व ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने कहा है कलेक्टिव इंटरेस्ट, है ना, कलेक्टिव इंटरेस्ट बनाने हैं, और इस कलेक्टिव इंटरेस्ट को ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने वो बताया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया, कि जब लोग साथ में रहने आए, साथ में रहने आए तो सोसाइटी बनी, सोसाइटी बनी तो इन्होंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन आती है, जैसे कि बाहरी लोगों का आक्रमण हो गया, है ना, कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन सब ने मिलकर के एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। इस पे भाई इन्होंने चारों जनों ने साइन कर दिए, बोले ये हम काम करेंगे, तू मुझे बचाएगा मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसी सिचुएशन होगी, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बताया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए और कलेक्टिव इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड एंड इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज स्टेट। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही साइन होता है तो ये इतनी जगह को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेट, और ऐसे ही स्टेट का एग्जिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले देखा इगोइज्म। फिर हम देखते हैं हेडोनिज्म, सुखवाद, जो कि मैंने आपको पहले बताया इगोइज्म और हेडोनिज्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सुखवादी क्या कहते हैं, सुखवादी कहते हैं कि आप जो भी काम आपको सुख देता है वो एथिकल काम है ना। दोज एक्ट्स आर एथिकल विच रिजल्ट्स इन हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस। वैसे तो देखो, वैसे फिलोसफी में गुड होता है ना, गुड, गुड का अनुवाद होता है सुख, है ना। गुड का अनुवाद सुख होता है, ये थोड़ी सी अलग टर्मिनोलॉजी चलती है, पर अपन लोग अभी एथिक्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये सुख यहाँ पर जो रिजल्ट ऑफ हैप्पीनेस है इसको अपन सुख मान रहे हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं हेडोनिज्म के, जैसे साइकोलॉजिकल अपन इगोइज्म देखा, एथिकल इगोइज्म देखा, वो तो ये सेम ही है। तो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म क्या हो जाएगा कि एक इंसान बाय बर्थ क्या होता है, सेल्फिश होता है, और सेल्फिश होता है तो सेल्फ इंटरेस्ट उसका फुलफिल करना उसकी ड्यूटी है। एथिकल हेडोनिज्म क्या हो जाएगा, अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है या हैप्पीनेस को फुलफिल कर रहा है तो वो जो काम है वो एथिकल हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो तीन चार और ये हैं इसके टाइप्स। एक तो है इगोइस्टिक हेडोनिज्म। इगोइस्टिक हेडोनिज्म क्या कहता है, ओनली दोज एक्ट्स आर एथिकल व्हिच मैक्सिमाइजेस वंस ओन हैप्पीनेस, है ना, ये दूसरों के हैप्पीनेस के बारे में चर्चा नहीं करता है, तो ये इगोइस्टिक
हेडोनिज्म हो गया। जैसे हमने पिछले लेक्चर में सेरेनिक्स देखे थे, एपिक्यूरियनिज्म के बारे में पढ़ा था, चारवाक फिलोसफी, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम प्रीवेत, तो ये हमने चारवाक फिलोसफी के बारे में देखा था। तो ये इगोइस्टिक हेडोनिज्म में आते हैं। फिर एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म आता है। इसमें क्या बात हो रही है? मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये हम लोग आगे चल करके यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद में भी देखेंगे, पर ये अभी के लिए देख लो, एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म में भी ये बात है। फिर इसके थिंकर जेरेमी बेंथम और जीएस मिल भी है। फिर ग्रॉस और क्रूड हेडोनिज्म, ठीक है। तो आगे ग्रॉस और क्रूड हेडोनिज्म में क्या है कि ये लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंस की, किसमें? खुशी में, हैप्पीनेस में या सुख में। ये लोग क्वांटिटेटिव डिफरेंस की बात करते हैं। ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस क्या हो सकता है, ये हम लोग आगे जब जेरेमी बेंथम को यूटिलिटेरियनिज्म में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं। फिर रिफाइंड हेडोनिज्म, इसमें क्या होगा? जो सुख होगा, जो खुशी होगी, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस की बात की गई है ना। जेएस मिलिस की बात करते हैं, ये भी हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म में देखेंगे। यहाँ पर अपन को क्या देखना है कि हेडोनिज्म के क्या क्या प्रकार है, कितने हेडोनिज्म के टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म है, एथिकल हेडोनिज्म है, इगोइस्टिक हेडोनिज्म है, एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म है, ग्रॉस या क्रूड हेडोनिज्म है और रिफाइंड हेडोनिज्म है, ठीक है। फिर हेडोनिज्म में आगे इसके बाद में यूटिलिटेरियनिज्म आ जाता है, उपयोगितावाद। अब उपयोगितावाद में एक एक करके देखते हैं अपन क्या है। ये कहते हैं कि जो एक्ट उपयोगी है, यूजफुल है, वो परफॉर्म करना एथिकल है। अकॉर्डिंग टू दीज दोज एक्ट शुड बी परफॉर्म विच आर यूजफुल, है ना। उपयोगी जो है वो उपयोगितावाद कहेंगे। टाइप ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म देखो, एक आइडियलिस्टिक होता है, एक हेडोनिस्टिक, एक एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है और एक रूल यूटिलिटेरियनिज्म है। अब इसमें आइडियलिस्टिक में क्या है? इसमें वो एक्ट्स यूजफुल हैं जो विच हेल्प्स इन अचीविंग सम हायर आइडियल, जैसे कि ड्यूटीफुलनेस, नॉलेज, जस्टिस। तो ऐसे एक्ट को एक्ट करना जो इनकी तरफ अपन को ले जाते हैं, ड्यूटीफुलनेस की तरफ, नॉलेज की तरफ, जस्टिस की तरफ, तो वो क्या है? यूजफुल माने जाते हैं। तो ये आइडियलिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म है। फिर हेडोनिस्टिक में क्या आएगा? वो एक्ट्स यूजफुल है जो हमको क्या देते हैं? खुशी देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। फिर एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में क्या आएगा? एक्शंस आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी और लॉ, है ना। इसमें एक्शंस का इवैल्यूएशन हो रहा है। और रूल यूटिलिटेरियनिज्म में रूल्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, जो रूल्स बनाए हैं क्या वो उपयोगी हैं कि नहीं है, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है। तो ऐसे कर करके ये चार इसके यूटिलिटेरियनिज्म के टाइप्स हैं। फिर अब देखो यूटिलिटेरियनिज्म में दो मेजर थिंकर्स हैं, जेरेमी बेंथम और जेएस मिल, है ना। मैं आपको बताऊं, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम लोग जिन जिन भी ये थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिलोसफी में इनका बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत ही ऊंचे ओहदे पर ये लोग, ये थिंकर्स हैं। तो हम लोग पर एथिक्स में इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो हम लोग इनकी ऊपरी स्तर पे ही देख रहे हैं, और अभी तो हम लोग खैर समझ भी नहीं रहे हैं इतना, पर जो जो चीजें अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो जेरेमी बेंथम आते हैं। ये देखो प्रोमिनेंट थिंकर है, कहाँ के? इंग्लैंड के, और इन्होंने ही यूटिलिटेरियनिज्म को स्टार्ट किया है। जब भी देखो, मैं बोल रहा हूँ आपको, बेंथम आए, मैं हर एक थिंकर के बारे में आपको ये चीज बताइए कि जो थिंकर आएगा, जैसे मैंने बोला प्लेटो आएगा, है ना। प्लेटो आएगा तो अपन क्या बात करेंगे? फोर कार्डिनल वर्चूज की बात करेंगे, है ना। फोर कार्डिनल वर्चूज क्या है? सॉक्रेटिस आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉलेज, नॉलेज को वर्चू लिखेंगे। ये जैसे ही जेरेमी बेंथम का नाम कहीं पर भी दिखाई दे तो आपको लिखना है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। आप इतना भी लिख करके आ जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 0 नंबर देने वाला था वो आपको 1 नंबर तो दे देगा। क्यों? क्योंकि फिलोसफी वाला टीचर या फिर एथिक्स वाला टीचर बहुत अच्छे से जानता है कि अगर किसी बच्चे को जेरेमी बेंथम के नाम से ये स्टेटमेंट पता है, मतलब उसको कुछ तो नॉलेज है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग जेरेमी बेंथम के बारे में कि ये क्या कह रहे हैं। ये देखो हेडोनिस्टिक है, जो सुखवादी यूटिलिटेरियनिज्म है, सुखवादी उपयोगितावादी है ये। तो ये क्या कहते हैं? ही एक्सेप्ट साइकोलॉजिकल, एथिकल और एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म, जो हमने पहले बात की थी, साइकोलॉजिकल, एथिकल और एल्ट्रुइस्टिक की। ये कहने, इनका कहने का है क्या? दोज एक्ट्स एंड रूल्स आर एथिकल व्हिच इंश्योर्स मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। पर आगे ये बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कि साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म, है ना। अपन ने देखो साइकोलॉजिकल, ऊपर देखो, ये अपन ने जो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म देखी और ये एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म देखी। अब साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म में क्या है? वो काम आदमी पैदा होते ही सुख चाहता है ना, सुख की प्राप्ति चाहता है। तो फिर एथिकल हेडोनिज्म में वो जो काम करेगा वो सुख की प्राप्ति के लिए काम करेगा, तो वो अच्छा काम होगा, एथिकल माना जाएगा। पर एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म में क्या कह रहा है? वो काम एथिकल है जो मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो। तो अब ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब अगर या तो खुद का सुख चाहेगा या मैक्सिमम लोगों का सुख चाहेगा, तो ये तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो बिकॉज इफ एन इंडिविजुअल, है ना, वो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बिकॉज इफ एन इंडिविजुअल इज सेल्फिश बाय बर्थ, देन व्हाई वुड द पर्सन एक्ट फॉर मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? तो वो क्यों चाहेगा मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए? तो इसके लिए इन्होंने देखो 4 एक्सटर्नल सैंक्शंस की बात करी है, ठीक है। टू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन बेंथम गेव 4 थ्योरी ऑफ 4 एक्सटर्नल सैंक्शंस, है ना। ये भी याद रखना, आप 2 नंबर 5 नंबर में पूछेगा ही। फिर नेचुरल सैंक्शन, इसमें कौन कौन से? नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, है ना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखो नेचुरल सैंक्शंस क्या है कि एक इंसान की जो फिजिकल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है, इसलिए उसको दूसरों का कोऑपरेशन चाहिए। तो वो खुद का सुख तो चाहता है, पर इसीलिए वो दूसरों का भी सुख चाहेगा, क्योंकि उसकी खुद की फिजिकल कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। फिर सोशल सैंक्शंस की बात करते हैं, तो एक पर्सन जो होता है उसको प्रेज मिलती है या क्रिटिसिज्म मिलता है सोसाइटी से, इस वजह से वो खुद की इच्छा का ना करके मैक्सिमम लोगों की सुख की बातों के बारे में सोचता है। फिर पॉलिटिकल सैंक्शन है, जैसे कि लॉज बनाए जाते हैं, अगर लॉज का पालन नहीं होगा तो पनिशमेंट मिलेगी। फिर रिलीजियस सैंक्शन है कि हर रिलीजन में ऐसा कंसेप्ट है, जैसे कि हेवन, जैसे कि हेल, जैसे कि सिन और जैसे कि गॉड, ये गुड, है ना। तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि इंसान को डर लगे, ताकि इंसान खुद के बारे में इतना ना सोच ले। उसको ये आपको पता ही होगा, कढ़ाई में तल दिया जाएगा, पकौड़े बना दिए जाएंगे। ये सारे जो कंसेप्ट है ये रिलीजियस सैंक्शंस जेरेमी बेंथम इनको बताते हैं, ताकि इंसान को डर रहे और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी के लिए काम करे।
तो ड्यू टू दीज सैंक्शंस पर्सन एक्ट्स फॉर मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इवन आफ्टर बीइंग सेल्फिश, है ना। वो है तो वो सेल्फिश ही बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है तब से, बाय बर्थ, है ना, बाय बर्थ है तो वो सेल्फिश, पर वो क्यों काम कर रहा है, ये चार सैंक्शंस की वजह से। ठीक है, तो ये चार सैंक्शंस बेंथम के थे। फिर इसके आगे देखो, ये हेडोनिज्म में भी आगे ये बेंथम है ना, क्रूड या ग्रॉस हेडोनिस्ट है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस बताते हैं हैप्पीनेस में, है ना, कि भाई हैप्पीनेस की अलग अलग क्वांटिटी होती है। आपको मैं एक आम दूं तो अलग हैप्पीनेस होगी, आपको एक पेन दूं तो अलग एक हैप्पीनेस होगी। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से क्वांटिटेटिव डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसमें इन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस दिया, है ना। और उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस कैसे मापी जा सकती है, 7 ऐसे फैक्टर्स उन्होंने बताए, 7 ऐसे फैक्टर्स हैं, ये 7 फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, देखो प्रॉक्सिमिटी। सबसे पहला प्रॉक्सिमिटी कैसे, कि आप कुछ काम कर रहे हो, हैप्पीनेस के लिए कुछ काम कर रहे हो, तो वो कितनी पास है ना, प्रॉक्सिमिटी कितनी पास है। जैसे कि आपको एक सेकंड में वो खुशी मिल जाएगी, एक दिन में मिलेगी, या एक साल में मिलेगी, या 5 साल में मिलेगी, तो ये प्रॉक्सिमिटी है। फिर प्योरिटी, प्योरिटी मतलब आप जो काम कर रहे हो उससे सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलेगी, या उससे कोई दुख भी आ सकता है, तो पेन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद हैप्पीनेस, ये प्योरिटी की बात हो गई। फिर सर्टेनिटी, की आप काम कर रहे हो तो क्या ये सर्टेन है कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी हैप्पीनेस की। और अगर ऐसा सर्टेनिटी नहीं है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है सिलेक्शन की, तो वो जो हैप्पीनेस की क्वालिटी है, मतलब क्वांटिटी है, वो कम होगी। फिर फेकंडिटी है, फेकंडिटी क्या कहती है, हैप्पीनेस शुड बी रिजल्ट इन हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है वो हैप्पीनेस भी आपको रिजल्ट करनी चाहिए हैप्पीनेस में। जैसे आप मान लो आपने समोसा खा लिया, अब समोसा खा गए तो उस टाइम तो तुरंत आपको सुख मिल गया, प्रॉक्सिमिटी भी बहुत अच्छी है, उसके साथ में आपको कोई भी पेन भी मिक्स नहीं है, उसकी सर्टेनिटी भी है कि समोसा खाऊंगा तो सुख मिलेगा। पर फेकंडिटी है क्या, क्योंकि वो रिजल्ट हैप्पीनेस में नहीं कर रही, तो वो फेकंडिटी नहीं, तो ये कहेंगे क्वांटिटी कम हो जाएगी हैप्पीनेस की। फिर ड्यूरेशन, की आप समोसा खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ में आपको कितनी देर सुख मिल रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे ड्यूरेशन की बात होती है। फिर एक्सटेंट, है ना, एक्सटेंट है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जितनी भी ज्यादा लोगों को सुख मिलेगा तो वो सुख की क्वांटिटी को उतना बढ़ा देगा। और फिर सुख की इंटेंसिटी, ठीक है, कुछ सुख होते हैं जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ होते हैं उनकी कम होती है। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 अगर आपकी आ जाए आईएएस में, या फिर ऑल राजस्थान रैंक 1 आ जाए, तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। वहीं आपको कोई सबॉर्डिनेट सर्विस मिल गई तो आपकी इंटेंसिटी कम होगी, पर खुशी तो होगी। तो ये इन्होंने बेंथम ने क्या बताया, थ्योरी ऑफ हेडोनिस्टिक कैलकुलस। याद रखना, ये बहुत, मतलब मुझे तो ये पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती है, पर है ना, अपने एग्जाम में इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है सर, आपको ऐसी की ऐसी आएगी और ऐसी की ऐसी लिख करके आनी है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के। फिर बेंथम के बाद में हम लोग बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की, है ना, जेएस मिल की। मैंने बताया ये दो ही थिंकर्स हैं मेजर यूटिलिटेरियनिज्म में, और ये जेएस मिल जो है ये यूटिलिटेरियन थिंकर है, हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियन, है ना। फिर इन्होंने क्या क्या एक्सेप्ट किया, इन्होंने भी सेम साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, एथिकल और एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म को एक्सेप्ट किया है। इट मींस क्या, दोज एक्ट शुड बी परफॉर्म व्हिच इंश्योर्स मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मैंने बोला जेएस मिल, उसमें जेरेमी बेंथम में ये नाम लिख करके आना, आप जेएस मिल में भी ये नाम लिख करके आ सकते हो, और जहां भी उपयोगितावाद की बात होगी, है ना, यूटिलिटेरियनिज्म की बात होगी, वहां पर आप ये स्टेटमेंट लिख करके आओगे। फिर ये वापस से वही बात है कि कॉन्ट्राडिक्शन है किसमें, साइकोलॉजिकल और एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म में, है ना। कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन हमने देखा था, जब आदमी बचपन से स्वार्थी है तो फिर वो मैक्सिमम लोगों का सुख क्यों चाहेगा। तो इसके लिए जो बात थी, जो मिल ने उधर बेंथम ने 4 एक्सटर्नल सैंक्शंस दिए थे। ठीक है, कौन कौन से दिए थे, एक बार देखो वापस से, नेचुरल सैंक्शन, सोशल सैंक्शन, पॉलिटिकल और रिलीजियस सैंक्शन, ये 4 सैंक्शंस दिए। ये 4 के बाद में ये कहते हैं, ये 4 तो मैं भी मानता हूँ कि ये 4 सैंक्शंस तो है, ये कहते हैं 5वां सैंक्शन होता है इंटरनल सैंक्शन। ठीक है, और वो क्या होता है कि इट मींस व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स इन पेन, जब हम दूसरों को दुख में देखते हैं तो हमको भी वो दुख महसूस होता है, इसलिए भी हम दूसरों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो ये इन्होंने 5वां सैंक्शन दे दिया। फिर इसके बाद में इन्होंने भी क्या हैप्पीनेस के बारे में कुछ बात की है क्या, तो ये बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस को मानते हैं, इसलिए ये रिफाइंड हेडोनिस्ट कहलाते हैं, है ना। वो तो ग्रॉस हेडोनिस्ट थे जो बेंथम थे, और ये क्या है, रिफाइंड हेडोनिस्ट है, क्योंकि ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में मतलब अलग अलग मानते हैं, डिफरेंस मानते हैं। फिर मिल ने देखो एक किताब लिखी ऑन लिबर्टी, है ना। फिर उन्होंने ऑन लिबर्टी किताब में क्या दिया, इन्होंने कहा कि लिबर्टी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो लिबर्टी होती है ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, एक लिबर्टी होती है एक्शंस की। जो थॉट्स एंड एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, वो तो क्या कह रहे हैं, मिल कह रहे हैं कि इसमें तो वो सपोर्ट करते हैं एब्सोल्यूट लिबर्टी को, मतलब कोई रोक टोक नहीं, इट मींस नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। परंतु जो लिबर्टी ऑफ एक्शन है, इसको उन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक, है ना, सोना नहाना, ये सारे जो भी काम हुए, ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है, तो इसमें तो एब्सोल्यूट लिबर्टी को ये सपोर्ट करते हैं। पर अदर रिगार्डिंग जो एक्शंस है, जिसमें दूसरे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गाना बजाना हो गया, अब आप रात को 12 बजे गाने बजा रहे हो, है ना, पागलों की तरह नाच रहे हो, तो दूसरों को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अदर रिगार्डिंग एक्शंस है, उसमें क्या कह रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं करते हैं एब्सोल्यूट लिबर्टी को, और ये कह रहे हैं स्टेट इंटरफेरेंस इसमें जरूरी है। ठीक है, स्टेट इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। फिर ये जो मिल का आइडिया हो गया ऑन लिबर्टी, ये बुक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिल्स आइडियाज ऑन लिबर्टी, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको इतनी सी बात लिख के आनी 5 नंबर में। फिर इसके बाद में क्रिटिसिज्म देखते हैं अपन, यूटिलिटेरियनिज्म का क्या क्रिटिसिज्म है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। अब देखो क्रिटिसिज्म में क्या है,
कि ये जो कह रहे हैं कि हैप्पीनेस जो है ना वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, तो हैप्पीनेस कैन नॉट बी डिफाइंड। आप हैप्पीनेस को ही डिफाइन करने के चक्कर में पड़े हो इतने देर से, हम लोग जब से बेंथम की बात कर रहे हैं, मिल की बात कर रहे हैं, पर हैप्पीनेस तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, सबके लिए अलग अलग है। आपने कह तो दिया कि मैक्सिमम लोगों के लिए सुख देखो, पर मैक्सिमम लोगों में भाई 10 जने हैं तो 10 अलग अलग सुख है, 10 अलग अलग हैप्पीनेस है। तो ये हैप्पीनेस क्या है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट। फिर इफ अ पर्सन कंटिन्यूअसली थिंक्स अबाउट हैप्पीनेस, है ना, तो उसको हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगी। ये अपनी बेसिक अवधारणा है कि अगर बार बार दिन भर हैप्पीनेस 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 के रोना रोएगा कोई आदमी, तो उसको कुछ भी मिल जाएगा पर हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगी। फिर मैक्सिमम, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डज नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, आप देखो मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अब मान लो कि कोई ऐसा देश है जहां पर क्रिश्चियंस है 90% और कुछ दूसरा ग्रुप है वो है 10%, हिंदूज है या मुस्लिम है या कोई भी है, तो अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस को देखें तो जो भी काम होगा वो क्रिश्चियंस के हिसाब से होगा, तो इंटरेस्ट माइनॉरिटीज का तो इंटरेस्ट खत्म हो गया ना इसमें, तो ये माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं। फिर एक्ट्स परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर आर नॉट एथिकल, ये तो हैप्पीनेस का जो प्रेशर ही बना दिया, तो ये प्रेशर बना दिया तो ये तो एथिकल नहीं है। फिर हैप्पीनेस को मेजर भी नहीं किया जा सकता, ये तो कह रहे हैं कि ऐसे मेजर कर लेंगे कि प्रॉक्सिमिटी कितनी है, फेकंडिटी है कि नहीं है, क्वालिटी मेजर कर लेंगे, तो ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है हैप्पीनेस को लेके। फिर मिल एक्सेप्ट करते हैं कि इसको क्वालिटेटिव डिफरेंस इन हैप्पीनेस को, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन कि क्वालिटी विच मेक्स हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस को सुपीरियर क्या बनाता है और इन्फीरियर क्या बनाता है, क्योंकि ये भी मेरे हिसाब से मतलब ये भी आपको पता है कि अलग अलग होती है, किसी के लिए कुछ सुपीरियर है, किसी के लिए कुछ इन्फीरियर है, तो ये क्वालिटेटिव डिफरेंस जो है हैप्पीनेस का ये भी अलग अलग है। तो ये बेसिक इसमें देखो, और क्या है, एथिकल हेडोनिज्म हैज नेचुरलिस्टिक फैलेसी, है ना, फैलेसी मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जो नेचुरलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ पर्सन है ना कैन नॉट बी कॉल्ड एथिकल, जो नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की उसको अपन एथिकल नहीं कह सकते, ये ऐसा डेविड ह्यूम कह रहे हैं। फिर वी कैन नॉट डिराइव एन एथिकल जजमेंट फ्रॉम फैक्चुअल स्टेटमेंट, जैसे कि ऑल पीपल वांट हैप्पीनेस, ये तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, पर एक्शंस टेकन टू अचीव हैप्पीनेस ये एक मॉरल डिसीजन है, ठीक है ना, तो ये एथिकल जजमेंट हम फैक्चुअल स्टेटमेंट से नहीं कर सकते। ठीक है, ये बेसिक क्रिटिसिज्म है, 4-5 नंबर में ये भी आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर में, 4 में तो क्या ही पूछेगा। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में था। अब देखो सर, हम नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशनिज्म की, है ना, विकासवाद की। अब विकासवाद में देखो, सबसे पहले जो थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर। अब मैं आपको पहले एक बात बताऊं कि आप मानो जैसे कि आपने डार्विन का नाम सुना होगा, ठीक है। डार्विन ने एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने बताया कि क्या इंसान है ना, कहीं से जन्म नहीं लिया उसने, इवॉल्व हुआ है, ठीक है। बंदर से पहले सिंगल सेल से यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना, मल्टी सेलुलर से बंदर, मान लो बंदर बन गया, बंदर से इंसान बन गया, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस भी मैं आपको समझा सकता हूँ, पर क्या है कि टाइम अलाउ नहीं करता है। तो अब ये इंसान बन गया। तो अब जो मॉरल फिलोसफर थिंकर्स हैं वो सब क्या बोलते हैं कि ये यहीं पर रुक गया विकास, है ना, जो इवोल्यूशन था, फिजिकल इवोल्यूशन था, क्या वो यहीं पर रुक गया। तो कुछ इसमें से, जैसे नित्शे एक बहुत अच्छे जर्मन फिलोसफर माने जाते हैं, नित्शे कहते हैं कि ये यहीं पर रुका नहीं है, फिजिकल इवोल्यूशन जारी है और अब आगे सुपर ह्यूमंस बनेंगे, सुपर ह्यूमंस बनेंगे। और जो लोग इवोल्यूशन में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक नियम होता है, अगर वो जो लोग इवोल्यूशन में पीछे रह जाएंगे, फिट नहीं रह पाएंगे, वो लोग इंसान के इंसान रह जाएंगे, कुछ लोग सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। जैसे आज भी देख लो, क्या बंदर सारे इंसान बन गए क्या? अभी बंदर प्रेजेंट नहीं है क्या? हम तो बंदर देख रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम में जो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो तो बंदर का बंदर रह गया, और बाकी लोग क्या बन गए, इंसान बन गए। तो ये एक बेसिक थ्योरी है। इसके अलावा जो बात फिलोसफर्स करते हैं वो कहते हैं कि आप तो सर बात कर रहे हो किसकी, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, जो फिजिकल इवोल्यूशन की। हम आपको बता दें कि ये जो फिजिकल इवोल्यूशन है ये तो हो चुका है खत्म। अब होगा मॉरल इवोल्यूशन, है ना। ये मैं एक सेकंड हटाता हूं। अब क्या होगा, मॉरल इवोल्यूशन होगा। अब मॉरल इवोल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा कि एक स्टेट आएगी, जो अभी मानव की स्टेट मेंटल स्टेट है, मेंटल स्टेट, अब उसमें इवोल्यूशन होगा, और वो क्या है, गॉड की, भगवान की प्राप्ति की तरफ जाएगा, या फिर वो जाएगा मान लो जैसे हमने योग योग में देखा कि है ना, वो समाधि की ओर जाएगा। तो ये सारी चीजें मेंटल जो इवोल्यूशन होगा उसमें। तो हर्बर्ट स्पेंसर भी ऐसे ही एक थिंकर हैं, जो क्या बात करते हैं अपन देखते हैं कि ये कह रहे हैं, जैसे डार्विन ने, है ना, डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी, उसमें वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्या है, मूव कर रहा है सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी में, यूनिटी से मल्टीप्लिसिटी में, और ये जो स्ट्रगल है हमेशा कंटिन्यू रहता है किसमें, लिविंग बींग्स में। वैसे ही दोज हु अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट रिमेन इन एग्जिस्टेंस, और दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए देखो बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। परंतु जब स्पेंसर की बात आएगी तो हम बात करेंगे, स्पेंसर इंप्लीमेंटेड द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ डार्विन ऑन वोरासिटी। अब वोरासिटी का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू हिम स्ट्रगल कंटिन्यूज अमंग मॉरल रूल्स। जैसे स्ट्रगल यहाँ पर लिविंग बींग्स के बीच में चलती थी, वैसे स्ट्रगल यहाँ पर मॉरल रूल्स के बीच में चलती है, और वही मॉरल रूल्स एग्जिस्टेंस में रहेंगे जो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर नीड्स, डिजायर्स एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर जितने भी मॉरल रूल्स हैं, आज से 100 साल पहले जो मॉरल रूल्स थे वो सारे के सारे आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स, डिजायर्स और सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे मॉरल रूल्स सिर्फ वही बचेंगे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, दोज एक्ट्स आर एथिकल विच आर अडॉप्टिव टू द चेंजेस इन सोसाइटी, सच एक्शंस रिजल्ट इन हैप्पीनेस। फिर ये भी हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिडोनिस्टिक इवोल्यूशनिज्म इनको बोला। ठीक है, विकास, सुखवाद, विकासवादी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरालिटी, है ना। ये मोरालिटी की बात करें, मोरालिटी में इवोल्यूशन की बात करें। एक तो ये कह रहे हैं रिलेटिव मोरालिटी है, एक है एब्सोल्यूट मोरालिटी। रिलेटिव मोरालिटी को तो ये लो स्टेज बताते हैं। इसमें क्या है कि ह्यूमन बींग्स है ना, सोशल इंटरेस्ट और खुद के इंटरेस्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी मानता है।
और जब वो कॉन्ट्राडिक्टरी मानता है तो वो प्रायोरिटी किसको देता है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। और जो सोशल इंटरेस्ट जो फुलफिल करना होता है उसके लिए स्टेट को लॉज बनाने पड़ते हैं। परंतु एब्सोल्यूट मोरालिटी में ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट मोरालिटी में क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोसाइटी को और इंडिविजुअल को अलग अलग नहीं मानते हैं, वो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मानते हैं। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट आर फुलफिल्ड बाय सोशल इंटरेस्ट, देयरफॉर ह्यूमन बींग्स वर्क फॉर सोशल इंटरेस्ट। एट प्रेजेंट दिस स्टेज हैज नॉट बीन अचीव्ड बट इट विल बी अचीव्ड इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मोरालिटी के बारे में बात है। फिर अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, जो स्पेंसर है, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज मॉरल रूल्स ऑफ पास्ट, क्योंकि पास्ट में जो उस टाइम की जरूरत थी उस हिसाब से मॉरल रूल्स थे, है ना। अगर वो मॉरल रूल्स नहीं आते तो प्रेजेंट में भी जो मॉरल रूल्स हैं वो नहीं बनते, क्योंकि मॉरल रूल्स का वो क्या बात कर रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है ना। आज यहाँ है, आज यहाँ है, फिर आज यहाँ पहुंचेंगे, आज यहाँ पहुंचेंगे। तो ये जो इवोल्यूशन है उसके लिए ये सीढ़ी होगी तभी ये सीढ़ी बनी है। ठीक है, तो पास्ट वाले मॉरल रूल्स भी उतने ही जरूरी थे, पर वो ये मानते हैं कि फ्यूचर में जो मॉरल रूल्स होंगे वो सुपीरियर होंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि पुराने जमाने के लोग जो भी होंगे या उस विचारधारा के हैं वो क्या कहते हैं कि पुराने टाइम में तो बहुत ही मतलब तगड़ो काम हो, है ना। पर ऐसा नहीं है, स्पेंसर के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैं कोई मतलब है ना इसमें सेल्फ क्लेम नहीं है। स्पेंसर क्या कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में मॉरल रूल्स होंगे वो बहुत सुपीरियर होंगे। फिर अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स पर्सन इज सेल्फिश बाय बर्थ, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू अदर थिंकर्स ही इज नॉट सेल्फिश बाय बर्थ, बट अकॉर्डिंग टू स्पेंसर पर्सन हैज क्वालिटी ऑफ बोथ इगोइज्म एंड एल्ट्रुइज्म और बोथ आर नेसेसरी। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट दोनों को ही कह दिया कि हाँ दोनों की ही क्वालिटी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंडिविजुअल क्वालिटी है। फिर ये इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, बट इट शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्शन इन लिबर्टी ऑफ अदर्स। ठीक है, ये अपने पहली बात करी कि आपको पता चला लिबर्टी दे दी और आप रात को 12 बजे गाने चला रहे हो, आपने पूरी कॉलोनी को उठा रखा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए लिबर्टी ऑफ अदर्स में। फिर अकॉर्डिंग टू हिम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या है, बेसिस ऑफ मेरिट पे जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट जो वीकर सेक्शन है उनको आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। जैसे यूटिलिटेरियनिज्म हमने देखा, वो वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, आपको बेसिस ऑफ मेरिट पे तो रिसोर्सेज देने हैं पर वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो ये थे स्पेंसर। उसके बाद में आते हैं लेस्ली स्टीफन, है ना। अब इसमें एक दो थिंकर्स और हैं, सैमुअल अलेक्जेंडर और लेस्ली स्टीफन। मैंने आपको बोला था ये सब थिंकर्स हैं ना, इनके एक एक दो दो कोटेशन, मैं कोटेशन भी मेरे पास पड़े हुए हैं, परंतु हुआ क्या कि अगर मैं कोटेशन डाल दूंगा तो आप एक तो सेल्फ कुछ एफर्ट नहीं करोगे, दूसरी चीज ये है कि कोटेशन में कुछ समझाने जैसा तो होता नहीं है, वो लिखी हुई बातें होती है। ठीक है, फिर भी मैंने एक दो थिंकर्स के आगे डाले हैं शायद। तो ये देखो लेस्ली स्टीफन, है ना, इनके बारे में बात करते हैं। ये एग्री करते हैं किसके आइडिया से, स्पेंसर के आइडिया से, बट देयर आर टू मेजर डिसएग्रीमेंट्स। ये कह रहे हैं स्पेंसर एक्सेप्ट करते हैं किसको, मैकेनिकल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी में, बट ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी। तो बट स्टीफन क्या कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रिलेशन की एक्सेप्ट करते हैं इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में, और ये जैसे कि एक मतलब बॉडी है और उसके पार्ट्स हैं वैसा रिलेशन मानते हैं ना, ये ऑर्गेनिक रिलेशन है। जैसे कि आप मान लो कि अगर कोई बॉडी है उसको बचाने के लिए पार्ट्स को सैक्रिफाइस किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, तो वैसे ही जैसे टू प्रोटेक्ट बॉडी इट्स पार्ट्स कैन बी सैक्रिफाइस, सिमिलरली टू प्रोटेक्ट सोसाइटी इंडिविजुअल्स कैन बी सैक्रिफाइस। इट मींस ही गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी, क्योंकि स्पेंसर ने तो किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी, इंडिविजुअल लिबर्टी को, जबकि ये किसको दे रहे हैं इंपॉर्टेंस, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर लेस्ली स्टीफन क्रिटिसाइज करते हैं किसको, एब्सोल्यूट मोरालिटी को, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इमेजिनरी दुनिया है, जैसे प्लेटो की इमेजिनरी दुनिया थी उसको जो एरिस्टोटल आते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, ऐसा कुछ यूडेमोनिया जैसा नहीं, यूटोपिया जैसा कुछ नहीं है, यूडेमोनिया कुछ है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं एब्सोल्यूट मोरालिटी को। फिर सैमुअल अलेक्जेंडर आते हैं, फिर ये भी क्या कह रहे हैं कि मोरालिटी इज इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, है ना, हमने बात की, क्योंकि ये इवोल्यूशनिज्म है तो ये मोरालिटी की बात कर रहा है इवॉल्विंग स्टेट में। But if there is any contradiction between moral rules, then those rules remain in existence, though that are more rational. अगर कोई contradiction है, मान लो आज 1950 चल रहा है और ये दो moral rules है, इनमें contradiction है, तो इसमें क्या है कि वो खत्म हो जाएगा, जो rational कम है, जो ज्यादा rational rule होगा वो चलेगा। तो ये evolution की प्रक्रिया है। द लेवल ऑफ रेशनैलिटी ऑफ सोसाइटी इंक्रीजेस स्लोली बट लेवल ऑफ रेशनैलिटी ऑफ सम इंडिविजुअल्स, ये कह रहे हैं कि ये सोसाइटी से अहेड होते हैं। कुछ इंडिविजुअल, सोसाइटी का जो लेवल है रेशनैलिटी का वो तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, पर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनकी रेशनैलिटी सोसाइटी से भी बहुत आगे या तेज स्पीड से बढ़ती है। और इस कारण से क्या होता है कि ये जो सम इंडिविजुअल्स होते हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, और इनको अपोज किया जाता है, कुछ केसेस में इनको मार भी दिया जाता है, जैसे कि सोक्रेटिस को मार दिया गया था। ठीक है, अब सोक्रेटिस की डेथ सेंटेंस की कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं सुनाता हूँ, बाकी रहने देते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ थिंकर 1950s के आसपास, कोई थिंकर है, वो थिंकर कहते हैं कि मोरालिटी डाइड द डे सोक्रेटिस वाज किल्ड, है ना। तो मोरालिटी तो उसी दिन खत्म हो गई थी, या अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ वेस्ट है, मोरालिटी तो उसी दिन मर चुकी थी। तो छोड़ो ये सारी बातें, छोड़ो। सैमुअल अलेक्जेंडर क्या कह रहे हैं, रैशनल जो मॉरल रूल ज्यादा रैशनल होगा वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। फिर एग्जिस्टेंस के बारे में इन्होंने जो बात, इनके कुछ कोटेशन है देख लो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु ट्राई कंटिन्यूअसली, एवरी इनकमिंग लाइट इज नॉट द सन, ओनली इफ यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग बिग यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग बिग। ये तीन कोटेशन है, अब वैसे ही आप दो दो तीन तीन कोटेशन सबके याद कर लो तो आपको एसए में भी बहुत हेल्प हो जाएगी और एथिक्स में भी बहुत मदद मिलेगी। फिर अपन आते हैं परफेक्शनिज्म, आत्मपूर्णतावाद की तरफ। इसमें देखो एक फिलोसफर है हीगल। अब हीगल के बारे में भी जितनी स्टोरीज बताओ उतनी कम है, मैं आपको एक दो बेसिक बताऊं तो कार्ल मार्क्स, जिनको आप जानते हो, वो हीगल के शिष्य थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसफी ये है कि हीगल की क्लास में, अगर हीगल यहाँ पढ़ा रहे हैं और ये क्लास है हीगल की, तो हीगल की क्लास में जो बच्चे लेफ्ट साइड में बैठते थे उनको लेफ्टिस्ट कहा गया, और जो राइट साइड में बैठते थे उनको राइटिस्ट कहा गया। तो आज के टाइम पे जो लेफ्टिस्ट जो टर्म है जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो लेफ्टिस्ट का ओरिजिन यहाँ से माना जाता है। दो ओरिजिन इसे बताए जाते हैं वैसे तो, जो फ्रेंच
जो संसद होती थी, है ना, फ्रेंच में जो पार्लियामेंट होती थी, उसमें लेफ्ट साइड में लोग जो बैठते थे उनको भी लेफ्टिस्ट कहा गया है, पर हीगल के लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैं पर्सनली इसको ज्यादा इसलिए मानता हूँ क्योंकि हीगल से मार्क्स पढ़े, मार्क्स से जो भी कम्युनिज्म आया वो लेफ्ट की अवधारणा वहीं से मतलब मानी जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक स्टोरीज। अब देख लेते हैं हम लोग हमारे काम की चीजें क्या है हीगल के बारे में। तो हीगल है, देखो ये जर्मनी के फिलोसफर थे, आइडियलिस्टिक और रैशनलिस्टिक थिंकर है। अकॉर्डिंग टू हिम फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स क्या है, एक एब्सोल्यूट आइडिया है ना। ये बहुत आइडियाज की बात करते हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं इनकी कि एक आम आदमी के लिए तो समझना बड़ी मुश्किल काम है। एब्सोल्यूट आइडिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स, इवन इन मैटर एब्सोल्यूट आइडिया इज प्रेजेंट बट इट इज इन अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म। ठीक है, जो मैटर है, मैंने आप पहले भी अपने एक बार बात की थी कि मान लो अगर एक कोई पेन है तो वो पेन में भी एब्सोल्यूट आइडिया है ना। एक कोई कुर्सी है ना, कोई चेयर है, चेयर में भी एब्सोल्यूट आइडिया है, पर इसमें क्या है, डोरमेंट स्टेट में है ना, वो डोरमेंट अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में है। एज द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज ग्रोइंग और द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया इज आल्सो इवॉल्विंग, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है यूनिवर्स में वैसे वैसे एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट आइडिया का भी इवॉल्व हो रहा है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो देखो, मैटर होता है उसमें जो एब्सोल्यूट आइडिया होता है वो अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में होता है। फिर वेजिटेशन आता है, उसमें थोड़ा एक्सप्रेस होता है, बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, फिर ह्यूमन बींग्स आते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा होता है, फिर जो मैक्सिमम है वो गॉड है। तो हीगल क्या है, गॉड को एक्सेप्ट करते हैं। तो एट प्रेजेंट लेवल इवोल्यूशन कहां पहुंचा है, ह्यूमन बींग्स पे पहुंचा है, पर कंप्लीटली एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट आइडिया इज कॉल्ड गॉड, है ना, उसी को हमने गॉड का नाम दिया हुआ है। फिर अपन देखें अकॉर्डिंग टू हीगल क्या क्या बातें हैं, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई मोरालिटी की, है ना। वो 3 मोरालिटी की स्टेजेस क्या क्या हैं, ये देखो, इनिशियल स्टेज, स्टेज ऑफ सेल्फ इंस्पिरेशन है, और फाइनल स्टेज है। इनिशियल स्टेज में क्या कहते हैं, ये जो स्टेज ऑफ सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इसमें पर्सन कंसिडर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी कंसिडर करता है और वो सेल्फ इंटरेस्ट को ही फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्टेट को लॉज इनैक्ट करने पड़ते हैं, है ना। इसलिए इसमें कहा गया है मोरालिटी इज एक्सटर्नली इम्पोज्ड। जबकि स्टेज जो सेल्फ इंस्पिरेशन की है उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाती है और इसमें इंडिविजुअल क्या है, सोशल इंटरेस्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मानता है, इसमें प्रायोरिटी सोशल इंटरेस्ट को देता है, तो इसमें मोरालिटी को एक्सटर्नली इंपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर फाइनल स्टेज होती है, इसमें एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस आ जाती है और ह्यूमन बीइंग मर्ज हो जाते हैं सोसाइटी में। ही इज अनअवेयर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ओनली वर्क्स फॉर सोशल इंटरेस्ट, सिर्फ सोशल इंटरेस्ट के लिए वो काम करने लग जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे एनजीओ वगैरह चलाते हैं, वो लोग बहुत एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई हीगल का। और आपने पहले सब आपको याद होगा डायलेक्टिक्स की बात की जब हमने सोक्रेटिस पढ़ा ना। सोक्रेटिस का नॉलेज प्राप्त करने का जो मेथड था वो डायलेक्टिक्स कहलाता था। वैसे ही थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स हीगल द्वारा, है ना, वाद के तौर पे पहले एग्जिस्टेंस में आता है, बट इट हैज इट्स शॉर्टकमिंग्स। और वो शॉर्टकमिंग्स की वजह से प्रतिवाद बनता है, एंटी थीसिस बनता है। अब ये थीसिस और एंटी थीसिस में स्ट्रगल चलता है, स्ट्रगल बिटवीन थीसिस एंड एंटी थीसिस, बिकॉज ऑफ विच डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस एंड सिंथेसिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। प्रोसेस डेवलप होता है और सिंथेसिस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। सिंथेसिस इज आल्सो नॉट कंप्लीट, देयरफॉर अगेन बिकम्स थीसिस और अगेन एंटी थीसिस, फिर सिंथेसिस वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब ये बात क्या है, इसको एक्सप्लेन करता है ये डायग्राम। देखो, डायलेक्टिक है, ये कोई आइडिया आया एग्जिस्टेंस में, है ना, ये आइडिया आया तो ये एंटी थीसिस बना, एंटी थीसिस बनेगा तो इन दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा और ये सिंथेसिस बन जाएगा। फिर ये सिंथेसिस तो बन जाएगा थीसिस और फिर इसकी एंटी थीसिस डेवलप हो जाएगी और ये दोनों के बीच में स्ट्रगल होगा, वापस से सिंथेसिस बन जाएगा। ऐसे करके एक फाइनल जो सिंथेसिस बनेगा, ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू होता है, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल परफेक्शन इज अचीव्ड। हीगल यूज दिस थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, स्टेट की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हीगल ने इसको यूज किया। हीगल देखो स्टेट के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते थे। हीगल का जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, है ना। ये भगवान अगर धरती पर है किस रूप में है, तो वो स्टेट के रूप में है, राज्य के रूप में है। तो इसलिए राज्य जो भी नियम बनाता था वो इनका मानना था, हीगल का मानना था, वो बिल्कुल सही है और उनको हमको फॉलो करना चाहिए। ये सिटीजन लिबर्टी को इग्नोर करते थे। जो मार्क्स है, मैंने आपको बताया, वो इनके शिष्य थे और वो भी थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक की बात करते हैं, बट मार्क्स तो क्या है, मटीरियलिस्टिक थिंकर थे। फिर अपन बात करते हैं इनके, देखो ये 2 फेमस कोट्स हैं, ये वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो लेट्स जस्ट लीव इट। ये डाई टू लिव और बी अ मैन एंड रिस्पेक्ट अदर मैन, आप चाहो तो इसको एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। डाई टू लिव में ये क्या कहना चाहते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं क्रिश्चियनिटी जो धर्म है उसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है ना, कि ह्यूमन बींग्स हैं उनके 2 एस्पेक्ट हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। इसमें जो लाइफ है या आपका जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो क्या, डेथ को रेफर करता है। वैसे ही हीगल कहते हैं ह्यूमन बीइंग के भी 2 एस्पेक्ट हैं, रैशनल और इमोशनल। जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो तो डेथ को रेफर करता है और जो रैशनल एस्पेक्ट है वो किसको, लाइफ को रेफर करता है। ठीक है, ये बेसिक बात है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे तो ये लगता नहीं है। फिर बी अ मैन रिस्पेक्ट अदर मैन, ये है तो इसमें द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स रिप्रेजेंट देयर एनिमल टेंडेंसीज, इसलिए वो इमोशनल एस्पेक्ट को कम करने की बात कर रहे हैं और रैशनल एस्पेक्ट ह्यूमैनिटी की बात करता है, मानववाद की बात करता है, इसलिए उसको बढ़ाने की बात करते हैं। फिर इनका एक और स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, द ट्रूथ इज फाउंड नीदर इन द थीसिस नॉर इन एंटीथीसिस बट इन द इमर्जेंट सिंथेसिस व्हिच रिकंसाइल्स द टू। ठीक है, तो ये बात हमने की हीगल की।
अब क्रिटिसिज्म हीगल का देखो तो क्या आता है कि ये रिजेक्ट करते हैं मटीरियलिज्म को कंप्लीटली, जो कि करेक्ट नहीं है। फिर ये स्टेट को एक्सेसिवली पावरफुल बना देते हैं, पर ये सिविल राइट्स और लिबर्टी को मतलब वैल्यू नहीं देते हैं। ऑल एक्ट्स परफॉर्म बाय स्टेट तो एथिकल नहीं होते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया, डिक्टेटरशिप हो गई, ये सब तो एथिकल नहीं है, पर स्टेट को तो इन्होंने भगवान ही बता दिया। फिर कंप्लीट सप्रेशन ऑफ इमोशन इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस में बी डेंजरस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने हीगल की बात करी। अब देखो एक थिंकर आते हैं ब्रैडली, है ना। ये ब्रैडली कौन है? ये भी परफेक्शनिस्ट है, एक हीगल की तरह, है ना। परफेक्शनिज्म की बात करते हैं। इनका कहना है, देखो ब्रैडली के लिए भी मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। जब भी ब्रैडली का नाम है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ही इसी से आएगा, पर ब्रैडली का नाम आए तो ये लिखना है, ये आए तो ब्रैडली का नाम लिखना है। स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस इज परफेक्शनिज्म। इन दिस स्टेट अ पर्सन अटेन्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ नॉलेज। फिर ब्रैडली कंसिडर करते हैं क्या? स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट मोरालिटी, है ना। एब्सोल्यूट मोरालिटी की स्टेट ये भी कंसिडर करते हैं। पर्सन वर्क्स फॉर सोशल इंटरेस्ट एंड कंसिडर्ड फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रू इट। जो एब्सोल्यूट मोरालिटी है वो कौन सी होगी? जब एक इंसान सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा और वो सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल मानेगा। It does not differentiate between self-fulfillment and self-sacrifice, ठीक है। और because for self-sacrifice a person will work for social welfare and personal welfare lies in social welfare। तो ये ऐसी बात करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, my station and its duties। वो ऐसे में क्या बात होती है? According to this, every person should identify his needs, है ना। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि मेरी ड्यूटीज क्या है और मेरा स्टेशन क्या है। Every person should identify his needs, abilities and capabilities, and on the basis of that, है ना, ये on है, on the basis of that, the duties related to his role in the society should be discharged selflessly। किसी भी रोल को बड़ा या छोटा नहीं मानना है। वन शुड नॉट थिंक वेदर द रोल इज बिग और स्मॉल, क्योंकि एवरीवन कंट्रीब्यूट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ